क्या यह मुखौटा किसी और के लिए बनाया गया था? ये बातें न केवल इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि वस्तुओं की विस्तार से जांच की जा रही है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उन पर नई तकनीकों को लागू किया जा सकता है। 3300 से अधिक वर्षों से राजा तुतेन कैमून का स्वर्ण मुखौटा पूर्ण मौन और बाटा और अछूत रूप में दुनिया को घूरता आ रहा है। लाखों लोगों ने इसे देखा है, हजारों लोगों ने इसका अध्ययन किया है और अब तक सभी यही मानते थे कि इसके रहस्य पहले से ही ज्ञात है। विज्ञान कथा जैसी लगने वाली एक अभूतपूर्व खोज में शोधकर्ताओं ने हाल ही में क्वांटम इमेजिंग का उपयोग करके अब तक निर्मित सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक का अध्ययन किया है। न तो एक्सरे, न ही वे स्कैन जिनका हमने पहले उपयोग किया है, बल्कि कुछ कहीं अधिक सटीक तकनीक का प्रयोग किया गया है। सोने का एक भी टुकड़ा हटाए बिना उसके नीचे देखना संभव था। जो दिखाई दिया वह क्षति नहीं थी, वह क्षय नहीं था, वह संरचना पैटर्न, सूक्ष्म विसंगतियां थीं जिनकी किसी को भी विशुद्ध रूप से औपचारिक माने जाने वाले एक रहस्यमय मुखौटे के अंदर मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि हम आपको वह बात दिखाएं जिसने इतिहासकारों को सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की खोजें इतिहास को वास्तविक समय में फिर से लिख रही हैं। क्योंकि क्वांटम इमेजिंग ने जो खुलासा किया है वह न केवल मुखौटे को देखने का हमारा नजरिया बदलता है, बल्कि राजा टूट को देखने का हमारा नजरिया भी बदल देता है। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने राजा टूट के मकबरे की खोज की तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अंदर कल्पना से परे खजाने थे, सोने के रथ, शानदार आभूषण, सुंदर मूर्तियां और राजाओं के लायक साज सज्जा। लेकिन असली आकर्षण तो अंतिम ताबूत में छिपा था, सोने का मृत्यु मुखौटा। यह सचमुच अविश्वसनीय है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 इंच है और इसका वजन 22 पाउंड से अधिक है। यह एक बॉलिंग बॉल से भी भारी है। लेकिन यह क्या पूरी तरह से ठोस सोने से बना है? इसे लैपिस लाजुली नामक सुंदर नीले पत्थरों और चमकीले फिरोजा से सजाया गया है जो पानी की तरह चमकते हैं। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए यह महज एक सुंदर मुखौटा नहीं था, यह एक गंभीर मामला था। उनका मानना था कि सोना उनके देवताओं का साक्षात शरीर है। इस मुखौटे का एक ही काम था, मम्मी की रक्षा करना और परलोक में फराओ की आत्मा को उसका शरीर ढूंढने में मदद करना। इसके बिना उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहती, खोई हुई और भ्रमित। मुखौटे के पीछे उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों से जादुई मंत्र भी उकेरे थे ताकि वह सुरक्षित रहे। वर्षों तक हर कोई इस मुखौटे को देखता रहा और उसमें पूर्णता पाता रहा। प्राचीन मिस्र की क्षमताओं का यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन एक बात है, शुरुआत से ही कुछ विशेषज्ञों ने कुछ ऐसी अजीब और गरीब बातें देखीं जो समझ से परे थीं। और सबसे अजीब बात यह है कि सारे सुराग सबके सामने थे। चलिए समय की समस्या से शुरू करते हैं। राजा टूट की मृत्यु लगभग 19 वर्ष की आयु में अचानक हो गई थी। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी टांग बुरी तरह टूट गई थी, उसमें संक्रमण हो गया और बस बात खत्म। मिस्र के धार्मिक नियमों के अनुसार उनके पास अंतिम संस्कार की सारी तैयारी के लिए ठीक 70 दिन थे। जरा इस बारे में सोचिए, 70 दिनों में उन्हें एक मकबरा खोदना था, दीवारों को रंगना था, 3 भव्य ताबूत बनाने थे, हजारों खजाने इकट्ठा करने थे और एक विशाल सोने का मुखौटा बनाना था। यह लगभग नामुमकिन लगता है ना? और मकबरा भी, वह तो पूरी तरह से जल्दबाजी में बनाया गया था। वह छोटा सा था, दूसरे फराव के मकबरों से कहीं ज्यादा छोटा। कुछ भित्ति चित्र अधूरे से लग रहे थे, मानो कलाकार ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया हो और भाग गया हो।
यहाँ तक कि ताबूत रखने वाले विशाल पत्थर के बक्से के कोनों पर भी दरारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मजदूरों को उसे जबरदस्ती दरवाजे से अंदर ले जाना पड़ा हो, क्योंकि वह ठीक से फिट नहीं हो रहा था। इसीलिए शोधकर्ताओं ने टूट के साथ दफन की गई सभी चीजों की अधिक सावधानीपूर्वक जांच शुरू की। यहीं से असली दिलचस्प मोड़ आता है। इनमें से बहुत सी चीजें उसके लिए बनी हुई प्रतीत नहीं हो रही थीं। उन्हें ऐसी मूर्तियां मिली जो अलग अलग लोगों जैसी दिखती थीं। उन्हें ऐसे गहने मिले जो किसी महिला के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते थे। फिर उन्होंने मुखौटे को ध्यान से देखा। सबसे बड़ा संदेहास्पद पहलू कान है। मुखौटे पर कान छिदे हुए हैं, बालियां पहनने के लिए छेद हैं। प्राचीन मिस्र में केवल बच्चे और महिलाएं ही बालियां पहनती थीं। किसी वयस्क फराओ पुरुष के अंतिम संस्कार के मुखौटे पर कभी भी छिदे हुए कान नहीं दिखाए जाते थे। यह सभी नियमों का उल्लंघन था। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि चेहरा कुछ हद तक नाजुक और स्त्रीत्वपूर्ण लग रहा था। यहां तक कि सोने का रंग भी थोड़ा अलग लग रहा था। चेहरे का रंग उसके चारों ओर के मुकुट की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म और लाल था। इसलिए लोगों ने एक अजीब सा सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या पता यह मुखौटा राजा टूट के लिए बनाया ही न गया हो? क्या होगा अगर पुजारी उस 70 दिन की समय सीमा को लेकर घबरा गए हों, किसी और के लिए पहले से बना हुआ मुखौटा उठाया हो, उसे जल्दी से बदला हो और उसे टूट की मां को पहना दिया हो? जिससे अगला सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आया। अगर वह टूट का मुखौटा नहीं था तो किसका था? सबका ध्यान इतिहास की सबसे रहस्यमयी महिलाओं में से एक रानी नेफर्टिटी की ओर गया। वह तुत की सौतेली मां और मिस्र की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक थी। लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद वह सभी अभिलेखों से पूरी तरह गायब हो गईं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह वास्तव में स्वयं फराओ बनी, बस एक अलग नाम से। क्या यह मुखौटा उन्हीं के लिए बनाया गया था? इससे उनके छिदे हुए कान और कोमल चेहरे की बनावट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। दशकों तक मिस्र के पुरातत्व में यह एक बड़ा विवाद का विषय रहा। क्या दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति विशेष रूप से टूट के लिए बनाई गई थी, या यह मूल रूप से किसी और की विरासत थी? लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत ही बना रहा। फिर एक्सरे तकनीक आई और ऐसा लगा जैसे सब कुछ सुलझ गया हो। दाढ़ी की समस्या। 1900 के दशक के अधिकांश समय तक नेफर्टिटी सिद्धांत पर चर्चा करना रोमांचक था, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। इसे वास्तव में परखने के लिए मुखौटे को नुकसान पहुंचाना पड़ता, और कोई भी ऐसा होने नहीं देना चाहता था। तो वह मुखौटा काहिरा के मिस्र संग्रहालय में कांच के पीछे सुरक्षित रखा रहा, जिसे हर साल लाखों लोग देखते थे और अपने रहस्यों को छुपाए रखता था। फिर 2014 में एक घटना घटी, और वह बुरी थी। नियमित सफाई के दौरान किसी ने गलती से मुखौटे की लंबी गूंथी हुई दाढ़ी तोड़ दी। यह कोई साधारण सजावट नहीं थी, यह दैवीय शक्ति का प्रतीक थी। संग्रहालय के कर्मचारी घबरा गए। प्राचीन कलाकृतियों की मरम्मत करने में माहिर विशेषज्ञों को बुलाने के बजाय उन्होंने खुद ही इसे ठीक करने की कोशिश की, और उन्होंने सबसे घटिया चीज का इस्तेमाल किया, डानिया एपॉक्सी ग्लू। यह वही बेहद मजबूत औद्योगिक ग्लू है जिसका इस्तेमाल आप किसी लीक पाइप या टूटे हुए कार के पुर्जे को ठीक करने के लिए करते हैं। उन्होंने इसे मोटी परत में लगाया, दाढ़ी को वापस चिपकाया और उम्मीद की कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सब ने देख लिया। बात और बिगड़ गई। ग्लू सुनहरी ठुड्डी पर हर जगह फैल गया। यह अनमोल वस्तु 3300 से अधिक वर्षों तक बिना किसी खरोंच के सुरक्षित रही, और एक आम हार्डवेयर स्टोर के ग्लू से क्षतिग्रस्त हो गई। दुनिया भर के लोग आक्रोशित थे। मिस्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा।
उन्होंने घटना की जांच की और जर्मन विशेषज्ञ क्रिश्चियन एकमैन के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संरक्षण विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया। उसका काम गड़बड़ी को ठीक करना और मास्क को बचाना था। लेकिन एकमैन को इसमें एक सकारात्मक पहलू भी दिखाई दिया। जब उसने दाढ़ी ठीक करने के लिए मास्क खोला तो उसे आखिरकार उस दाढ़ी का अध्ययन करने की अनुमति मिल गई जो पहले किसी ने नहीं की थी। शायद वह नेफर्टिटी के सवाल का हमेशा के लिए जवाब दे सके। उसकी टीम ने सिर्फ सामान्य एक्स-रे का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक्स-रे फ्लोरेसेंस या एक्सारेफ नामक कहीं अधिक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया। असल में यह सोने पर एक्स-रे किरणें डालता है जिससे परमाणु चमक उठते हैं और आपको पता चल जाता है कि वे किस चीज से बने हैं। यह सोने की उंगलियों के निशान पढ़ने जैसा है। विचार यह है कि अगर किसी ने नेफर्टिटी का चेहरा काटकर टूट के लिए नया चेहरा जोड़ दिया होता तो एक्स-रे स्कैन उसे पकड़ लेता। सोना थोड़ा अलग होता। उस पर सोल्डर के निशान होते, छोटी छोटी दरारें होती, कुछ सबूत होते। टीम ने महीनों तक मुखौटे के हर इंच की जांच की। जब नतीजे आए तो मिस्र विज्ञान से जुड़े सभी लोगों ने राहत की सांस ली। एकमैन का जवाब एकदम स्पष्ट था। मुखौटे में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया था। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। एक्सआरएफ परीक्षण से सतह और भीतरी भाग में सोने की पुष्टि हुई। सिर पर पहनने वाली पोशाक बिल्कुल मेल खाती थी। स्रोत बिल्कुल एक ही था। लोगों ने रंग में जो थोड़ा सा अंतर देखा वह शायद प्रकाश के पड़ने का तरीका था या हो सकता है कि इसे बनाने वाले की कलात्मक पसंद रही हो। दूसरा नाम टूटनकैमून शब्द को दर्शाने वाले चित्रलिपि मूल थे। किसी अन्य नाम को मिटाने या उसके नीचे छिपाने के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन सबसे पुख्ता सबूत नीले कांच की सजावट थी। एकमैन ने आंखों के चारों ओर और सिर पर बनी नाजुक नीली धारियों की ओर इशारा किया। ये धारीदार कांच से बनी हैं जो सोल्डरिंग के लिए आवश्यक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने पर तुरंत टूट सकती हैं या पिघल सकती हैं। हम 1500 डिग्री से अधिक तापमान की बात कर रहे हैं, लेकिन कांच बिल्कुल सही था। एक भी दरार नहीं। निष्कर्ष स्पष्ट था। यह मुखौटा राजा टूट के लिए विशेष रूप से एक ही टुकड़े में बनाया गया था। उन छेदे हुए कानों का क्या? एकमैन ने कहा कि यह शायद महज एक शैलीगत पसंद थी या शायद टूट के बचपन में कान की बालियां पहनने की याद दिलाती थीं। असल में विज्ञान ने रहस्य सुलझा दिया था। नेफर्टिटी का सिद्धांत गलत साबित हो गया। मिस्र के कारीगर वाकई इतने कुशल थे। उन्होंने सचमुच इस अविश्वसनीय 22 पाउंड की कलाकृति को मात्र 70 दिनों में बना दिया था। एकमैन की टीम ने सावधानीपूर्वक सारा खराब गोंद हटा दिया। फिर एक खूबसूरत अंतिम स्पर्श के रूप में उन्होंने मोम का उपयोग करके दाढ़ी को फिर से चिपका दिया। वही प्राकृतिक गोंद जिसका उपयोग प्राचीन मिस्रवासी हजारों साल पहले करते थे। मुखौटा फिर से पूरा हो गया। मामला सुलझ गया। कम से कम यही सबको लग रहा था, जब तक कि एक नई तकनीक ने सब कुछ उलट पुलट नहीं कर दिया। एकमैन की रिपोर्ट आने के बाद देखने का एक नया तरीका सामने आया। बस बहस खत्म। टूर गाइडों ने कहानी सुना दी। इतिहास की किताबों में इसका जिक्र हुआ। वृत्तचित्रों में इसे दिखाया गया। आधिकारिक बयान था, यह मुखौटा 100% टूटनकैमून के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को यह आभास होता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। भौतिकविदों और मिस्रविदों के एक छोटे समूह को बार बार उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बेहद कम समयावधि छोटा मकबरा, पुनर्चक्रित सामग्री और विशेष रूप से छेदे हुए कान। एकमैन का यह स्पष्टीकरण कि यह महज एक शैली थी कमजोर लगा, मानो कोई पहेली का टुकड़ा ठीक से फिट न बैठता हो। समस्या एकमैन के काम में नहीं थी।
समस्या उनके उपकरणों में थी। एक्स-रे और एक्स-रेफ स्कैनर कमाल के हैं, मुझे गलत मत समझिए। वे अलग अलग सामग्रियों को पहचानने और दरारें ढूंढने में माहिर हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्राचीन कारीगर हमारी मशीनों से भी ज्यादा बुद्धिमान थे? क्या होगा अगर उन्होंने कानों के छेदों को एक ही धातु के सोने से भरा हो? क्या होगा अगर उन्होंने मूल नाम को पूरी तरह से छपटा कर दिया हो और फिर बिना कोई नई धातु मिलाए एक नया नाम उकेरा हो? क्या होगा अगर उन्होंने चेहरे को इतनी सटीकता से जोड़ा हो कि जोड़ की चौड़ाई केवल कुछ परमाणुओं जितनी हो एक्स-रे में, तो यह सब एक ठोस टुकड़े के रूप में ही दिखेगा। वे धातु के साथ क्या हुआ यह नहीं बता सकते। वे यह नहीं देख सकते कि इसका एक हिस्सा कई बार गर्म किया गया और उस पर काम किया गया, जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल भी छुआ नहीं गया। इस तरह की बारीकी देखने के लिए आपको कहीं अधिक शक्तिशाली तकनीक की आवश्यकता होगी, और क्या पता वह तकनीक अभी अभी विकसित हुई थी। इसे क्वांटम रेजोनेंस इमेजिंग या क्यूआर कहा जाता है। इसका सरल अर्थ यह है, यह मशीन केवल तस्वीर लेने के बजाय किसी वस्तु पर सूक्ष्म क्वांटम कणों को छोड़ती है। ये कण सोनार की तरह अलग अलग परमाणुओं से टकराकर वापस लौटते हैं और जानकारी लेकर आते हैं। इन प्रतिध्वनियों को पढ़कर मशीन एक त्रिविमीय मानचित्र बनाती है, जो न केवल यह दर्शाता है कि पदार्थ क्या है, बल्कि उसका पूरा इतिहास भी बताता है। उसे कितनी बार गर्म किया गया, ठंडा किया गया, पीटा गया आदि। सैद्धांतिक रूप से यह कुछ परमाणुओं जितनी पतली परत का पता लगा सकता था। एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषित एक गुप्त टीम, जिसने खुद को प्रोजेक्ट ऑसिरिस नाम दिया, ने मिस्र सरकार से एक नया स्कैन करने की अनुमति प्राप्त की। यह केवल एक परीक्षण होना था। उन्हें किसी बड़ी खोज की उम्मीद नहीं थी। वे बस यह साबित करना चाहते थे कि उनकी महंगी नई मशीन वास्तव में काम करती है। 2024 के अंत में जब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम रात के लिए बंद हो गया, तो टीम अपना विशाल क्यूआरआई स्कैनर लेकर आई। उन्होंने इसे मुखौटे पर केंद्रित किया और घंटों तक चलने दिया। एकमात्र ध्वनि मशीन की धीमी गूंज थी, क्योंकि यह सोने की एक एक परमाणु परत को स्कैन कर रही थी। टीम लीडर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर डेटा को लगातार देख रहा था। अधिकांश डेटा एकमैन द्वारा खोजे गए डेटा से मेल खाता था। फिर स्कैनर ने कार्टू पर ध्यान केंद्रित किया। अंडाकार आकृति जिसमें टूट का नाम लिखा था। नई तस्वीरें सामने आने लगीं। टीम लीडर के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। सच्चाई सामने आ गई। क्वांटम स्कैन ने एक्स-रे के निष्कर्षों से सिर्फ असहमति ही नहीं जताई, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। प्रोजेक्ट ऑसिरिस की टीम अपनी स्क्रीन को टकटकी लगाए बैठी रही, यह महसूस करते हुए कि वे 3300 वर्षों में पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में जो हुआ था उसे देखा। मिस्र विज्ञान पूरी तरह से उलट-पुलट होने वाला था। पहली खोज, चेहरा। क्वांटम स्कैन में टीम को चेहरे और सिर के आभूषण के मिलने वाले किनारों के चारों ओर थर्मल घोस्टिंग दिखाई दी। यह स्पष्ट संकेत है कि उस विशेष क्षेत्र में मौजूद सोने को सिर के आभूषण के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग तापमान पर गर्म किया गया था। क्रिश्चियन एकमैन का यह कहना सही था कि सामने से सोल्डरिंग करने पर कांच टूट जाता, लेकिन प्राचीन कारीगरों ने सामने से सोल्डरिंग नहीं की। उन्होंने एक चतुर ताप विधि का उपयोग करके इसे पीछे से जोड़ा, जिससे सामने का हिस्सा बिल्कुल सही दिखता रहा। एक्स-रे में यह बात बिल्कुल भी नहीं दिखी, लेकिन क्वांटम स्कैन में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। चेहरे को काटकर अलग कर दिया गया था और उसकी जगह दूसरा चेहरा लगा दिया गया था। दूसरी खोज, कान। यह और भी चौंकाने वाली थी। एक्स-रे में ठोस सोना दिखाई दिया। क्वांटम स्कैन में दो बिल्कुल बेलनाकार प्लग मिले।
प्राचीन कारीगरों ने उन छेदों को एक ही प्रकार के सोने से बनी छड़ों से भर दिया था। फिर उन्होंने उन्हें हथौड़े से पीटकर इतना पॉलिश किया कि कोई जोड़ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन क्वांटम स्कैन ने धातु के कणों की व्यवस्था में सूक्ष्म अंतरों का पता लगा लिया। कान जरूर बंद कर दिए गए थे। तीसरी खोज, नाम। यही वह बड़ी खोज थी जिसने पूरी टीम को चौंका दिया। एक्सरे में केवल टुटन कामून का नाम ही दिखाई दिया, लेकिन क्वांटम स्कैन ने गहराई से जांच की और एक अविश्वसनीय चीज का पता लगाया। जिस सोने पर नाम उकेरा गया था उसे हथौड़े से पीटकर, छपटा करके और खुरच कर इस तरह से बनाया गया था जैसा कि मुखौटे के बाकी हिस्से के साथ नहीं हुआ था। मूल चित्रलिपि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। क्वांटम स्कैनर कुछ ऐसा कर सकता था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मूल नक्काशी से बचे सूक्ष्म निशानों, जैसे कि पहले शिलालेख के भूत का मानचित्रण करके, कंप्यूटर वास्तव में यह पुनर्निर्माण कर सकता था कि वहां पहले क्या था। टीम ने प्रोग्राम चलाया। धीरे धीरे प्राचीन चित्रलिपि स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। यह टूतेन कैमून नहीं था, यह नाम नेफा नेफरुआतन था। यही निर्णायक सबूत था। इतिहासकारों का मानना है कि रानी नेफर्टिटी ने जब फराव बनी तो उन्होंने नेफारुआतन नाम का इस्तेमाल किया था। नेफर्टिटी का सिद्धांत अब सिर्फ सच नहीं था, बल्कि साबित हो चुका था। क्वांटम स्कैन ने पूरी नाटकीय कहानी उजागर कर दी। जब राजा टूट की अचानक मृत्यु हुई तो उनके लिए कोई मकबरा तैयार नहीं था। उनके उत्तराधिकारी, इनाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने संभवतः टूट के भव्य मकबरे पर कब्जा कर लिया। 70 दिन की समय सीमा को लेकर घबराए हुए पुजारियों ने पिछले फराओ नेफर्टिटी के लिए बनाए गए अंतिम संस्कार के मुखौटे को उठाया। उन्होंने तेजी से काम किया। उन्होंने उसके छेदे हुए कानों को बंद कर दिया। उन्होंने बालक राजा का चेहरा बनाते हुए एक नया चेहरा बनाया। उन्होंने नेफर्टिटी का चेहरा सावधानी पूर्वक काटकर अलग किया और उसके पीछे से टूट्स को जोड़ दिया। अंत में उन्होंने उसका नाम तब तक हथौड़े से ठोका जब तक वह पूरी तरह से छपटा नहीं हो गया और उसके ऊपर टूट्स का नाम उकेर दिया। आज यह मुखौटा संग्रहालय में रखा है, जहां हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन अब हमें असली कहानी पता चल गई है। इससे मन में यह सवाल उठता है कि हमने जिन रहस्यों को सुलझा लिया है वे शायद सही तकनीक के आने से ही उजागर हो पा रहे हैं। इस खोज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और अधिक अद्भुत रहस्यों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।